हेलो जी, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए व्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कल का व्लॉग जहां मैंने एंड किया था, आज का व्लॉग वहीं से जो है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और सुबह का जो है मेरा काम ऑलमोस्ट सारा निपट गया था, सिर्फ किचन क्लीनिंग का काम बाकी था क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ था। और जैसा मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया कि हस्बैंड जो है वो किसी केस के सिलसिले में दिल्ली से बाहर गए हैं। इस वजह से आज हस्बैंड भी जो है वो जल्दी चले गए थे, तो मेरा काम जो है सुबह का वो जल्दी निपट गया था। और अभी जैसे मैं एक लंबे वेकेशन के बाद आई हूँ, तो धीरे धीरे मुझे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना है, धीरे धीरे पूरे घर को मुझे अच्छे से रीअरेंज करना है। डस्टिंग वगैरह जो मोटी मोटी ऊपर की होती है, जैसे बेड वगैरह होते हैं, कबर्ड्स होते हैं, ये सब जो है जो बाहर की डस्टिंग होती है वो हो गई है। लेकिन डीप क्लीनिंग भी जब आप एक लंबे वेकेशन के बाद आते हो तो आपका घर मांगता है, और वो बहुत ज़रूरी भी होती है। यहाँ पे ये मेरी आलू प्याज वाली बास्केट है, इसको मैंने अच्छे से क्लीन करके और इसको रीअरेंज कर रही हूँ। प्याज जो है वो मैं सुबह ही लेके आई थी, और लहसुन प्याज जो है ना वो बहुत कम लेके आती हूँ, क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज बहुत रेगुलर बेसिस पे नहीं खाते हैं। ट्यूसडे सैटरडे तो मेरे घर में यूज़ होता ही नहीं है लहसुन प्याज, और यही रीज़न है कि मैं किचन से बाहर रखती हूँ लहसुन प्याज वाली टोकरी। मैं इस साइड रखूँ या बाहर बालकनी में रखूँ किचन की में, लेकिन मैं किचन में लहसुन प्याज नहीं रखती हूँ, क्योंकि जैसे ट्यूसडे सैटरडे यूज़ नहीं होता तो मुझे ये रहता है कि यार जब हम खाते नहीं है, यूज़ नहीं करते, तो किचन में भी ट्यूसडे सैटरडे लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। इस कारण से मैं परमानेंटली जो है लहसुन प्याज की टोकरी को या तो इधर बाहर रखती हूँ या किचन की बालकनी में बाहर की साइड रखती हूँ। और यही कारण है कि मैं प्याज 1-1 किलो ही लेके आती हूँ, जब ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं और ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा एडवांस में या एक्स्ट्रा प्याज या लहसुन में स्टोर करके नहीं रखती हूँ। आलू जो है ये मेरे पास अभी 1-1.5 किलो पड़ा हुआ था, तो इसको भी मैंने जो है बास्केट में लगा दिया है। और कुछ एक ही कैरी बैग्स हैं जो कि राशन वगैरह लाने के काम आते हैं। जैसे बीच में रहता है कि कुछ थोड़ा बहुत जो है सामान ग्रॉसरी का ख़त्म हो गया, तो 2-4 आइटम ही लेके आने हैं, तो ये मैं बाहर ही रखती हूँ। या कई बार ऐसा होता है कि जैसे हस्बैंड किसी केस के सिलसिले में बाहर जाते हैं, तो उनको अपने स्लीपर्स या शूज़ वगैरह लेके जाने होते हैं, तो ऑन द स्पॉट जो है ढूंढना ना थोड़ा मुश्किल रहता है कि किधर रखें। और एकदम से जब कोई चीज़ मांगी जाती है ना, तो अपन पजल भी हो जाते हैं कि एकदम से दिमाग में नहीं भी आता है कि कहाँ रखें कैरी बैग्स। तो ये बाहर मैं रखती हूँ कि अगर मान लो लक्की को भी चाहिए तो इजीली वो बाहर से ले सके। ये जो बास्केट खाली हुई है इसमें मैं रखती हूँ अपने लॉन्ड्री आइटम्स। तो ये मैंने जो है क्लीन करने के लिए खाली करी थी, और उसके जस्ट बाद में चली गई थी। और सुबह लेके आई थी मैं ग्रेप्स, तो किचन क्लीन करने से पहले जो है ये ग्रेप्स वगैरह धो के और मैं इसमें स्ट्रेनर में डाल के रख दूँगी, ताकि ये रहेगा कि अगर मैं काम कर रही हूँ और लक्की को अगर फ्रूट्स वगैरह खाने भी है ना, तो धुल के अगर रखे रहते हैं तो बच्चे लेके अपने आप खा लेते हैं। क्योंकि बच्चों का ये रहता है कि उनको ना धोने में बड़ा आलस आता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं धो धा के रखूँ, ताकि उसको जब चाहिए तो अपना लेके और वो आराम से खा सकता है। यहाँ ये बास्केट जो है ये है मेरी डस्टिंग की बास्केट। तो जिस दिन कूड़ा ज़्यादा होता है ना किचन का, जैसे वेस्टेज ज़्यादा निकलता है, तो उस दिन मैं डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, इसी में एक बड़ी पॉलीथीन लगाती हूँ और इसमें सारा वेस्ट जितना भी किचन का होता है वो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। क्योंकि डस्टबिन बड़ा वाला जो मैंने डस्टबिन रखा हुआ है उसमें डालने से ये होता है कि इसमें जैसे गीला कूड़ा भी जाता है, इसमें से फिर जो ये गार्बेज बैग्स होते हैं ये लीक करते हैं, तो वो डस्टबिन जो है वो डेली बेसिस पे धोना पड़ता है। अगर आप किचन वेस्टेज के लिए अलग से जो है एक छोटा सा डस्टबिन ले लो, या अगर आपके किचन में डस्टबिन रखने की स्पेस नहीं है या आपको डस्टबिन नहीं रखना है, तो जब आप बर्तन करने लगते हो, किचन क्लीनिंग करने लगते हो ना, एक बड़ा बर्तन ले लो, पतीला ले लो या डोंगा ले लो या कोई भी मिक्सिंग बोल ले लो, उसमें आप एक जो ये सब्जियां वाली पन्नियाँ होती हैं, ये मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको मैं रख लेती हूँ कूड़ा डालने के लिए, तो उसको आप उसको पहना दो बड़े बर्तन को, और उसमें सारा वेस्ट इकट्ठा करके सीधा बाहर डाल दो। तो जो बड़ा वाला डस्टबिन होता है वो हम डेली डेली धोने में बच जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ और ये होता है कि जब हम किचन वेस्ट उसमें डालने लगते हैं, बीच में जैसे मैंने बर्तन के लिए एक हेल्पर लगाई थी, तो वो क्या करती थी कि सारा किचन वेस्ट ना डस्टबिन में छोटे डस्टबिन में ना डाल के बड़े डस्टबिन में डाल देती थी, आलस के कारण कि छोटा डस्टबिन मुझे डेली धोना पड़ेगा। बड़ा वाला फिर क्या होता था, एक दिन छोड़ के एक दिन उसको धोना पड़ता था। बड़ा वाला धो लेगी बट छोटे वाले में नहीं डालेगी, तो मुझे बड़ा वाला धोने में थोड़ा सा ये आलस आता है, तो मैं छोटे डस्टबिन में डालती हूँ, और मुझे ये बहुत ईजी और कन्वीनियंट भी लगता है। तो जो डिश वॉशर में बर्तन जो है वो धुले हुए थे वो मैंने सारे अरेंज कर दिए हैं, जो 1-2 बचे हुए हैं वो मैं साथ साथ लगा लूँगी,
क्योंकि जो बर्तन है इनको मैं डिश वॉशर में ही लगाने वाली हूँ। जब मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होता है ना तो मैं बर्तन डिश वॉशर में डाल देती हूँ, और मुझे ये लगता है कि नहीं यार, अब मुझे शरीर को थोड़ा चलाना है, शरीर की थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूरी है, तो मैं हाथ से भी मांज लेती हूँ। मेरा ऐसा कोई परमानेंट फिक्स नहीं है कि मुझे डिश वॉशर में ही बर्तन डालने हैं या मुझे हाथ से ही बर्तन धोने हैं। मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मेरा उस टाइम पे मूड कैसा है कि मुझे बर्तन हाथ से धोने हैं या डिश वॉशर में डालने हैं। अच्छा, लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में मैंने सॉक्स डाली हुई थी, तो किसी का कमेंट आया था कि इतनी गर्मी में आपने सॉक्स क्यों पहनी है। सॉक्स जो है वो मैं मोस्टली पहन के रखती हूँ, सर्दियों में भी पहन के रखती थी, क्योंकि चप्पल पहन के घर में हम लोग नहीं घूमते हैं। वैसे हमारी घर के अंदर की चप्पलें अलग हैं, और बाहर अगर हम लोग जाते हैं तो वो बाहर गेट के बाहर ही हमारी अलग रहती हैं, वो चप्पलें हमारी अलग है। बट फिर भी मेरे से घर में चप्पल पहन के नहीं घूमा जाता है, और नंगे पैर अगर घूमती हूँ तो कुछ टाइम के बाद आजकल ना मेरे तलवों में दर्द रहने लग जाता है। जैसे हील बोन होती है उसमें दर्द हो जाता है, पंजों में दर्द हो जाता है, उंगली में दर्द हो जाता है। तो मैं ये रहता है कि जब हल्का फुल्का मुझे दर्द महसूस होता है ना, तो मैं सॉक्स डाल लेती हूँ पैरों में। सॉक्स डालने के बाद वो पेन फील नहीं होता है। जब तक मैं कंफर्टेबल हूँ तब तक मैं नंगे पैर घूमती हूँ। जब मुझे हल्का फुल्का भी लगता है कि अब मुझे पैरों में इशू होना शुरू हो गया है तो मैं सॉक्स पहन लेती हूँ। कल के एक ब्लॉग में कमेंट आया था कि दीदी इतना स्लिम ट्रिम रहने का राज क्या है। तो जी, स्लिम ट्रिम रहने का राज कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है या कोई ऐसा खास राज नहीं है। आप सिर्फ अपनी डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो, बैलेंस डाइट लो। बाहर का जैसे आजकल हम लोग बर्गर, पिज़्ज़ा, छोले भटूरे और ये सब खाते हैं, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। बाहर का मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। सपोज़ अगर हम कभी बाहर खाना खाने भी जा रहे हैं ना, तो भी मैं अवॉइड ही करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे आके चाहे अपना चावल उबाल के खा लूँ, 2 रोटी बना के खा लूँ, लेकिन मैं घर पे आके ही खाना खाऊँ, मैं बाहर का ना खाऊँ। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये अगर हम जो है ध्यान में रखते हैं और इन चीज़ों को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ना, तो हेल्थ हमारी अपने आप ही अच्छी रहती है और बॉडी हमारी अपने आप ही शेप में रहती है। आजकल जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मेरा प्री मेनोपॉजल फेज चल रहा है, तो उसके कारण पेट थोड़ा सा मेरा जो है वो आजकल बढ़ रहा है, क्योंकि इस स्टेज पे पेट आपका बढ़ता ही है। तो उसमें मुझे अभी वॉक और एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ डायरेक्ट मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ, यानी कि ट्यूसडे 14 अप्रैल को। और कपड़े वगैरह जो है मेरे धुल गए हैं, सॉरी, वेडनेसडे 15 अप्रैल को मैं आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि वो व्लॉग था मेरा ट्यूसडे 14 अप्रैल का। यहाँ कपड़े जो है वो मेरे सारे धुल गए हैं। उठते ही मैंने जो है मशीन अपनी लगा दी थी, नहाना धोना पूजा पाठ मेरा सब हो गया है। और ये टाइम हुआ है अभी लगभग 7:15 साढ़े 7 बजे का। और धूप जो है आजकल काफ़ी अच्छी खासी भली निकल रही है, तो कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बाहर छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। 1-1.5 घंटे में कपड़े जो है वो आराम से सूख जाते हैं। आज मैंने सिर्फ सफ़ेद कपड़े ज़्यादा धोए हैं, जो कलर्ड कपड़े थे वो 1-2 कपड़ा जो है मैंने एक लॉट में लगा दिया था, जो 15 मिनट की साइकिल होती है। अच्छा, मुझे बनाना है करेला, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छे करेले आ रहे हैं और कच्चे आम भी आ गए हैं। करेले में जब कच्चा आम डाल के बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है। और मैं बनाऊंगी भरवा करेला। तो भरवा करेले के लिए मैं लेके आई थी, ये आधा किलो से ऊपर थोड़ा सा करेले थे। इनको मैं आगे पीछे के डंठल इसके काट के और अच्छे से पहले छील लूँगी। और करेले बनाने के लिए भी जो करेले का बीज निकालना होता है ना, जो भरवा करेले बनता है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। वो जो है मैं आपके साथ आज छोटी सी एक टिप शेयर करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है करेले के बीज निकालने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भरवा करेले ना हम इसीलिए अवॉइड कर देते हैं कि यार बीज निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो एक सबसे पहली जो टिप है वो तो ये है कि आप चम्मच से निकाल सकते हो। ये बहुत इजी ट्रिक है कि चम्मच लो, बीच में चीरा लगाओ और छोटी चम्मच से आप इसके बीज निकाल दो। लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगता है, मुझसे नहीं बन पड़ता है। मेरे लिए ईजी रहता है कि मैं नाखून से जो है इसके बीज निकालूं और बहुत आसानी से जो है निकल जाते हैं। आप देखो करेला बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। और थोड़ा सा ये रहता है ना कि चम्मच से करेला कटने का डर रहता है साइड साइड से, नाखून से बहुत इजीली स्मूथली निकल जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें नाखून को ऐसे पीछे की साइड करना है। ये करेला बिल्कुल साफ़ हो गया। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरीके से हमें नाखून को चलाना है। आगे की साइड करके
कभी भी हमें बीज नहीं निकालना है। उससे क्या होता है कि आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप सारे करेले कर लोगे थोड़ी देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद, ये नाखून दुखने लगता है और पूरा आधा नाखून जो है नीला हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा दुखता है और कई दिन तक दुखता है। तो इसलिए बेटर ये है, ये चीज़ को ध्यान रखें कि ऐसे उल्टा नाखून करके ही करेले का हम बीज निकालेंगे। तो यहाँ जो है बीज अलग हो गए हैं, छिलका मैंने अच्छे से जो है करेलों को छील लिया था। तो जो साबुत करेले इनको भी अभी मैं अलग प्लेट में कर लूँगी, और जो छिलके और बीज रहेंगे इनको हम फेंकेंगे नहीं। बहुत कच्चे करेले हैं, बहुत कच्चे कच्चे बीज हैं इसके, बहुत ऐसे पके हुए हार्ड बीज नहीं है। तो इसको मैं हाथ से थोड़ा सा क्रश करके, क्योंकि छिलके जो है वो बहुत लंबे लंबे थे और बीज भी आपने देखा पूरे पूरे निकले हैं, तो इस तरीके से क्रश करके टूट जाएंगे। अब करेले जो है मैंने वापस बड़ी थाली में ले लिए हैं, छिलके और बीज में छोटी वाली थाली में डाल के, और इसमें डालूंगी मैं नमक लगा के 3 से 4 घंटे मैं इनको धूप में रख दूंगी। धूप में ये करेले और छिलके बीज सब अच्छे से पानी छोड़ देंगे, और उसके बाद जो है हम ये करेले की सब्ज़ी बनाएंगे। और ये बहुत इजी ट्रिक होती है, ऐसे करेले जो है कड़वे नहीं बनते। रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन रेसिपी शेयर करूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ, क्योंकि इस ब्लॉग में अगर मैं रेसिपी शेयर करने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बीज और छिलकों में जो है नमक लगाने के बाद अब करेलों में भी अच्छे से जो है मैंने बाहर और अंदर नमक लगा दिया है। नमक लगा के अब इनको बारी आती है धूप में रखने की। नमक लगाने के बाद करेलों को धूप में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अंदर रखोगे ना, अगर आपके यहाँ धूप नहीं आ रही है तो आप अंदर भी रख सकते हो, बट धूप में रखने से ये होता है कि नमक के मॉइस्चर के कारण करेला पानी छोड़ता है। तो जो पानी छोड़ता है उसमें करेले का जो है वो कड़वाहट उस पानी के साथ रिलीज़ हो जाता है। सो करेले की जो है वो कड़वाहट कम हो जाती है। सो 3 से 4 घंटे कम से कम इन करेलों को धूप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी यहाँ मैंने करेले जो है वो रख दिए है धूप में। अब इनको जब धूप चली जाएगी तब मैं उठाऊँगी, और आगे का क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ अगले व्लॉग में। ये था मेरा आज का वीडियो। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो छोटी छोटी चीज़ें टिप्स ट्रिक्स मैंने शेयर की हैं वो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।